बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला इलेक्शन हो रहा था और उसके लिए कैंपेन जारी थी तो उस वक्त जनाब साजिद तारड़ साहब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और अमेरिकन सिटीज़न थे। वो उनके लिए कैंपेन चला रहे थे और उन्होंने तंजीम बनाई थी अमेरिकन मुस्लिम फॉर ट्रम्प्स। तो सब लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है और एक पाकिस्तानी कैसे ट्रंप के इतने हामी बन गए हैं। उसके बाद जब ट्रंप का इक़्तिदार रहा तो भी वो उनके हामी रहे। जब ट्रंप दूसरी मरतबा डेमोक्रेट्स आए तो उस दौरान भी वो ट्रंप के साथ रहे, ट्रंप के मद्दार रहे। और अब जब दोबारा ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए हैं तो हस्ब साबिक़ वो उनके हामी समझे जाते हैं और उनकी तंजीम अमेरिकन मुस्लिम फॉर ट्रंप उसी तरह कायम है। तो हमने आज उनको दावत दी है कि उनसे जान सकें कि ट्रंप पाकिस्तान पे मेहरबान क्यों हैं और भारत पे बरम क्यों हैं। तो साजिद तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच साफी साहब। ये बताइए कि आप जब उस वक़्त आपने ट्रंप का इंतखाब किया था, हमें बड़ा अजीब लग रहा था, तो उस वक्त क्या खूबी आपको नज़र आई थी और क्या आप इसको पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे? देखिए, दो चीज इसका पीछे एक तारीखी पॉइंट भी अर्ज करना चाहूंगा कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, हमेशा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके जितने एलाइज होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। पेंटागन को स्ट्रांग किया जाता है, आर्मी का मोराल बूस्ट किया जाता है, डिफेंस पे बजट जो है वो बढ़ाया जाता है। तो दर हकीकत ये एक हकीकत थी। और उसके बाद क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और अमेरिका में ट्रेंड देखा गया, जिस तरह बाइडन को देखें, हिलरी क्लिंटन को देखें, कि लोग इन्होंने जमहूरियत को एक फ्रेंचाइज बना दिया। जो बाइडन 50 साल से सियासत में थे, मेरे ख्याल में इट वाज टू मच एक्सपीरियंस। उसके अंदर आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, आप उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हिस्सा बन जाते हैं जिनके साथ आप 50 साल डील करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो लॉबीज फर्म्स हों। तो ये मेरे ख्याल में जमहूरियत की एक कमजोरी थी। और उसमें मुझे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आए, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बल्कि मैं बार बार ये कहता था कि जो बाइडन या कई और लोग, हिलरी क्लिंटन वगैरह ने सियासत में आके पैसा बनाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पैसा बनाकर सियासत में आए, जो कि एक सही तरीकाकार था। और मैं इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ रहा हूं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं। मैं 15 साल से तकरीबन उनके साथ हूं। इस वक्त मुझे ये एजाज हासिल है, मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल में मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से हूं जो कि उनकी तीनों कैंपेन के अंदर काम करते रहे हैं, उनके साथ सफर करते रहे हैं, उनके माइंडसेट को पढ़ सकता हूं, फोरकास्ट कर सकता हूं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा नॉलेज है वर्सेस एनीबडी एल्स। अच्छा, आप उनके मिजाज शनास हैं, तो ये वो इतने सीमा सिफत क्यों हैं? कभी एक तरह एक्सट्रीम का बयान दे देते हैं, कभी दूसरी एक्सट्रीम का बयान दे देते हैं। ये उनकी एक अपना एक चाल होती है, उनकी अपनी तरीक़ा वारदात है, या कि इसकी वजह कोई और है? इसमें आपने तकरीबन इस सवाल का आधा जवाब तो साफी साहब आपने खुद दिया। आर्ट ऑफ डील उनकी बुक है। उनके बारे में अगर देखा जाए, सुबह मीटिंग हो तो शाम को वो अपने अपोनेंट जो हैं उनके खिलाफ प्रेशर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसकी वजह ये है, और दूसरा मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा, अब इस वक्त जो हालात हैं कि पिछले 4 साल, बल्कि 4 साल नहीं है, 12 साल की वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और इस वक्त जितनी जंगें दुनिया के अंदर चल रही हैं, इस वक्त जो हालात हैं इस दुनिया के, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी कैंपेन के दौरान वादे करते रहे कि वो जंगों को रोकेंगे, वो चीजें कंट्रोल करेंगे। तो जब उसमें उनको नाकामी आती है तो फ्रस्ट्रेशन का इजहार होता है। देखिए, 12 साल का जो मैस है, जो एक 12 साल में जो चीजें क्रिएट की गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपने 4 सालों में उसकी सफाई कर पाएं। तो मेरे ख्याल में मुकाबला सख्त है, टाइम कम है। उसमें आप देखते हैं कि कई दफा वो जिग जैग फ्लिप फ्लॉप करते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी होता है। आपने देखा होगा, कभी वो पुतिन की तरफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी ईरान, भारत, इजराइल की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो दर हकीकत ये भी उनकी एक तो नेगोशिएशन स्किल है, उसका हवाला है, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें। अच्छा, तो बाज़ लोग उनको इसलिए बेवफा समझते हैं कि उनके दोस्त और दुश्मन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ये एलन मस्क उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। उनके साथ क्या हुआ?
देखिए इलान मस्क, बल्कि इस तरह के कई इश्खास हैं, मैं क्योंकि 15 साल में मैंने कई लोगों को आते देखा, जाते देखा, कई लोगों को छोड़ते देखा, पार्टियां चेंज करते देखा। इलान मस्क के हवाले से सबसे बड़ी बात तो यह है कि इलान मस्क अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सब्सिडी रिसीव कर रहे थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका फर्स्ट के हवाले से अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए फैसला किया, और उन्होंने कहा कि मैं इस सब्सिडी को खत्म करूंगा। दूसरा, नासा के हवाले से, नासा जो कि एयर स्पेस इदारा है अमेरिका का, इलान मस्क उसमें अपने किसी अजीज को, अपनी, क्योंकि खुद भी स्पेस के अंदर वो काफी जा चुके हैं, काफी इन्वेस्टमेंट है वहां, वो चाहते थे कि अपने किसी मनपसंद आदमी को अपॉइंट करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी बात भी नहीं सुनी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तो एज के हवाले से, और दूसरा आपने देखा होगा रिपब्लिकन ज्यादातर पैट्रियटिज्म उनके अंदर जो है वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, और उसके बाद कई और छोटी छोटी चीजें आई। और इलान मस्क के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी भी ADHD है, और उनके 11-12 बच्चे मुख्तलिफ खवातीन से हैं, तो इतनी स्टेबल पर्सनैलिटी उनकी भी नहीं है। उसमें सिर्फ आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लेम नहीं कर सकते। आजकल की देखा जाए, JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि इलान मस्क को वापस कैंप में लाया जाए। अब देखें कब तक वो कामयाब होते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो हम सब ये कहते थे कि चीन की कंटेनमेंट पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का इत्तेफाक है, और पाकिस्तान चीन का करीब तरीन दोस्त है। तो उसके होते हुए क्या वो ये जो ट्रंप पाकिस्तान पे मेहरबान हुए हैं, तो क्या वो चीनी फैक्टर दरमियान से निकल गया है? जिसमें साफी साहब, मैं दो चीजें इसमें, दो फैक्टर मैं अर्ज करना चाहूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में मुसलसल इस बात का इरादा करते रहे वो, कि अगर वो प्रेसिडेंट होते बाइडेन की जगह रशिया चाइना अलायंस ना होने देते। अपनी उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरीके से अपने आने वाले दिनों में, जो जब व्हाइट हाउस में आए तो पहले 100 दिनों के अंदर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि चाइना रशिया अलायंस जो है उसको तोड़ा जा सके। जब उसमें वो खातर खा उनको इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो प्लान बी पर आए हैं। इस वक्त आपने देखा होगा, इसी के साथ कड़ी जुड़ती है कि कल पुतिन साहब के साथ मुलाकात उनकी हुई। तो मेरे ख्याल में, मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्लान बी योल्टा 2 होगा। योल्टा 2 क्या है कि तीनों सुपर पावर्स, जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, वो मिलके अपने अपनी हदूद का तयन करेंगे, अपने अपनी टेरिटोरीज का तयन करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप इज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। मेरे ख्याल में वो ट्रेड की तरफ जाएंगे। अर्ज करना चाहूंगा कि कल भी जो पुतिन साहब के साथ उनका वफद आया था, उसमें एक भरपूर तादाद बिजनेसमैन थे उनके साथ। दोनों जो वफूद मिले, उनके सेक्रेटरी कॉमर्स, तिजारत के वजीर उनके साथ थे। तो मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज, कि चाइना को ग्रोथ की गुंजाइश दी जाएगी, सी पैक को बर्दाश्त किया जाएगा, अपने अपने इलाकों का तयन किया जाएगा, और उन्हीं हदूद के अंदर रह के तीनों सुपर पावर्स ट्रेड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक उसका पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज करना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जब तीन उन्होंने अभी तक अमेरिका के अंदर, 2 अमेरिका के अंदर और 1 ब्रसल के अंदर उन्होंने इंटरेक्ट किया डायस्पोरा के साथ, और मुझे शर्फ हासिल था कि उसमें तीनों के अंदर आई वाज अ स्पीकर। मैं अपने फील्ड मार्शल साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब, मैं उनके साथ भी इस सारे सफर के साथ सफर करता रहा हूं, उनके माइंडसेट को भी पढ़ने की कोशिश करता रहा हूं। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि 10 मई जो है, 14 अगस्त एक हमारी एक हकीकत है। उस दिन हम आजाद हुए। हम उससे आजाद, हिंदुओं की सुपरमेसी से आजाद हुए। उसके बाद हम ब्रिटिश रूल से आजाद हुए। 2 नेशन थ्योरी, जो मैं खुद उसके बारे में कभी क्रिटिकल रहा हूं, आज मैं उस पर बिल्कुल, 10 मई के बाद मेरा बिल्कुल डिफरेंट तजर्बा था। लेकिन पाकिस्तान इज अ न्यू पाकिस्तान आफ्टर May 10th। May 10th के बाद आपने प्रूव किया कि, मैं समझता हूं मिरेकल। मैंने अगले दिन अपनी ब्रसल्स के अंदर स्पीच भी यहीं से शुरू की थी कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साफी साहब, मैं चाहे नेपोलियन हो, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे गेंगिस खान हो, चाहे हिटलर हो, इनकी वार प्लानिंग के बारे में पढ़ता रहा हूं। लेकिन कमाल ये हुआ है 10 मई को, $81 बिलियन साल का बजट एक कंट्री का, और आपका $9 बिलियन सालाना। उसके बाद एक आर्मी 16 लाख और दूसरी आर्मी 7 लाख। ये मिरेकल उस दिन जो हुआ है, उसके बाद आप दुनिया की नजरें खुल गई हैं। आने वाले दिनों में दुनिया के वार कॉलेजेस के अंदर आपकी मिलिट्री डिफेंस के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं
आपके रिलेशनशिप दोनों सुपर पावर्स के साथ एक्सीलेंट, बल्कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अपने दौरे में टेम्पा फ्लोरिडा में कहा था कि आर फॉरेन पॉलिसी, हम जिस तरीके से उसको बैलेंस कर रहे हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए हाउ टू बैलेंस द रिलेशनशिप इन बिटवीन चाइना और अमेरिका। मैं जब टेम्पा में था उस वक्त 3 आपके फेडरल मिनिस्टर, जिसमें आपके मोहसिन नकवी साहब थे, उसमें आपके औरंगजेब साहब थे, सालक साहब थे, वो वॉशिंगटन डीसी में थे, और उससे थोड़ा 1 वीक पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना में थे। तो इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी वेल बैलेंस। मेरे ख्याल में द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द रिकैलिब्रेशन जो हो रही है, उसमें हर चीज पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। बट यू हैव अर्नड इट, आपने दुनिया में साबित किया है कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वी हैव अ फ्यूचर, वी कैन स्टिल प्रूव, वी कैन स्टिल राइज। तो उसके बाद ये चीजें चेंज हुई हैं, और आप मजीद देखेंगे आने वाले दिनों में एक सबसे बड़ी कामयाबी टेम्पा के दौरे के बाद, सेंट काम के दौरे के बाद BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना, आप उसका पहली कामयाबी थी, उसका पहला फ्रूट था। लेकिन आप मजीद देखेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मजीद दरवाजे खुलते जाएंगे। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान दिया था, विजन 2030, डायस्पोरा को बताया था कि किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल के जरिए, और उसके बाद जो रेकोडेक के जो माइनिंग है उसके साथ किस तरीके से हमारे कर्जे उतरेंगे, हम किस तरीके से G20 का हिस्सा बनेंगे 2030 तक, और किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब की विजन है कि बाय 2047 पाकिस्तान विल बिकम अ पार्ट ऑफ G10। तो मैं समझता हूं कि इट इज रिमार्केबल लीडरशिप, इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट, एंड फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ये तो फील्ड मार्शल साहब के विजन की बात है, लेकिन अमेरिका अगर हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपने करीब ला रहा है, तो ये कहीं कोई चाल तो नहीं है? जिस तरह उनके बयानात आपने फरमाया कि वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं, उस तरीके से वो मैनेवरिंग करते हैं और लोगों पे दबाव डालते हैं, तो पाकिस्तान में ये बड़ा शक किया जा रहा है। अमेरिका की तारीख़ भी ऐसी है पाकिस्तान से मुतालिक कि कहीं कोई चाल तो नहीं है और हम कहीं उसमें पंस तो नहीं रहे। देखिए, उसमें मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो जब पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तो नेहरू साहब वो सोशलिस्ट माइंडसेट थे, रशिया की तरफ टिल्ट कर गए, और उसके बाद आपने देखा कि रशिया के साथ भारत का एक बड़ा तारीखी उनके साथ रिलेशनशिप है। एक इसका पॉइंट ये है, और फिर उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है 1952 1954 आप अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहे हैं मुसलसल। आपके डिफेंस रिलेशनशिप, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी आर्मी की सारी ट्रेनिंग जो है वो मोस्टली दे आर अमेरिकन। तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। दूसरा, उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि मैं इससे डिसएग्री करूंगा। आपके इस वक्त जो नए ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो रहे हैं, बिलखसूस रेयर अर्थ मिनरल की वजह से और ऑयल की वजह से, ऑयल कंपनी जो जाना चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपकी विन विन सिचुएशन है। मुझे ये बताएं कि उनको कल को किस तरह अनवाइंड कर पाएंगे, वो जो रेयर अर्थ मिनरल के प्रोजेक्ट शुरू होंगे उनको किस तरह अनवाइंड करेंगे, ऑयल से किस तरह हट पाएंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन के दौरान मुसलसल इस चीज का इजहार करते रहे हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से इनखला हुआ, उसकी वजह से एक तो पेंटागन डिमोरलाइज था, और जो असला वहां पे छोड़ के बाइडन साहब आए थे वो पूरे इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इस पे उनका तशवीश है। उन्होंने कहा हम चाहे वो असला वापस लें या चाहे उनसे खरीदें, जिस तरीके से भी, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है उनका। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी चंद दिन पहले आपकी मोहसिन नकवी साहब के साथ हाई ऑफिशियल अमेरिकन जो डिप्लोमेट है उनकी मुलाकातें हुई, पार्टनरशिप को सराहा गया, पार्टनरशिप में मजीद आगे बढ़ेंगे। BLA के खिलाफ सख्त अल्फाज, TTP के खिलाफ सख्त अल्फाज, क्योंकि उस रीजन के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अमेरिकन कंपनीज जाएंगी, रेकोडेक वहां पे फ्लरिश करेगी। तो इन सारी चीजों में अगर देखा जा सके तो इन सारी चीजों को अनवाइंड नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज मौजूद है कि अगर रशिया के साथ अमेरिका रिलेशनशिप ठीक करता है तो भारत का फ्यूचर क्या होगा। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी का जवाब दे चुके हैं कि वो बिल्कुल टैरिफ के, जब टैरिफ नेगोशिएट करेंगे तो नए सिरे से चीजों को नेगोशिएट करेंगे, उसमें कोई ठकी छुपी बात नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इस वक्त भारत को इशू है उनका, एक तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो विश्व गुरु का नारा लगाया था थोड़ा जल्दी लगा लिया, और फिर उसके बाद अपनी उनकी ओवर कॉन्फिडेंट होना, बुली करना। अब देखें, अमेरिका के साथ तो चलें, अगर इसको मैं दूसरा पॉइंट देना चाहूंगा कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ठीक करना ना करना तो एक अलग बात है। बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशनशिप आप देखें, नेपाल के साथ एक हिंदू नेशन है उसके साथ उनके रिलेशनशिप देखें,
पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही हालात खराब हैं, चाइना में वो एक नई मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं अगर अमेरिका उनके साथ नहीं काम करता। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो उसको, चाइना जो कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक एक पार्टनर है, वो इन सारी चीजों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को खराब करेगा। लेकिन भारत चाइना की तरफ टिल्ट करके इस वक्त मोदी साहब प्लान कर रहे हैं कि वो चाइना जाएंगे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर दौरा करने का सोच रहे हैं, भारत का डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है, और इस तरह की चीजें हैं सिर्फ टू क्रिएट अ प्रेशर टुवर्ड्स अमेरिकन टू मेक अ डील, टैरिफ डील विद अमेरिका। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी चीजें बैकफायर कर रही है भारत की फॉरेन पॉलिसी को। मैं यहाँ पे सलीम साफी साहब एक अर्ज करना चाहूंगा चीज, मैं मुसलसल अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का हर चीज, हर स्टेप को बड़ा केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। पाकिस्तान के साथ इस वक्त मोजज़ात हो रहे हैं, चाहे आप जिस तरह भी समझें। बुनियादुल मरसूस एक मोजज़ा था, और उसके बाद आप देख रहे हैं हर चीज, जिस चीज को पाकिस्तान हाथ लगाता है वो तब्दील होती जा रही है, सोना बनता जा रहा है। अच्छा, बुनियादुल मरसूस में इजरायली असले को शिकस्त हुई और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वाह हो रही है, पाकिस्तान के साथ साथ चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ की भी वाह हो रही है, तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों इतने पाकिस्तान से मुतासर हो गए? देखिए, दो चीज़ें मैं उस पर अर्ज करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ा, जिस तरह मैंने आपको मोइज़ा की अर्ज किया था कि जिस तरीके से मोदी साहब 80 त्यारे तैयार करके, हर त्यारे के ऊपर 5-5 मिसाइल थे, 200 मिसाइल लेकर गाजा बनाने का उनका इरादा था पाकिस्तान को। वो समझते थे कि इट्स अ पीस ऑफ केक। पाकिस्तान 1971 के वही हालात हैं। अब जब दिल चाहेगा घुस के मारेंगे, वापस चले जाएंगे, चाहे बालाकोट हो। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने डायस्पोरा को कई दफा ये बात बताई है कि इट इज नॉट 1971। लीडरशिप चेंज हो चुकी है पाकिस्तान की आर्मी की। बल्कि मैं इसमें एक कड़वा जवाब भी है कि हमारी माजी की मिलिट्री क़यादतें मुसलसल कई दफा कहती रही हैं हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग के लिए डीजल मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब ने यह प्रूव किया है कि जंगें जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती। फिर मैं एक छोटा सा वाकया जो उन्होंने अपने डायस्पोरा के साथ शेयर किया, बल्कि मैंने अपनी स्पीच में एक दफा यह मेंशन किया कि जब हमला हो चुका था, एक तो ये बात बताने वाली है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब तहज्जुद गुजार हैं, वो हर सुबह तहज्जुद की नमाज और नमाज पढ़ के सोते हैं। तो जब मुझे इस चीज का पता चला, जब उन्होंने चैलेंज किया, तो सैयद ज़ादा हैं, हाफ़िज़े कुरान हैं, उन्होंने तहज्जुद पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कुरान से, अपनी किताब से गाइडलाइन ली, वहीं से वो लफ्ज़ बुनियादुल मरसूस पिक किया। और उसके बाद दूसरी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आर्बिट्रेशन के लिए आए, तो जो गुफ्तगू सऊदी एम्बेसी के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने की है, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को उसको पता होना चाहिए। उन्होंने डायस्पोरा को अमेरिका के अंदर भी ये बताया, उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए शहीद होना पसंद करूंगा, मेरी औलाद शहीद होना पसंद करेगी, लेकिन हम पाकिस्तान के ऊपर किसी फॉरेन एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें सलीम साफी साहब, मैं ये समझता हूं कि दिस इज न्यू पाकिस्तान। आपको अपनी कौम के लिए खड़ा होना पड़ता है, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, आपको पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म दिखाना पड़ता है दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए। और मेरे ख्याल में यू आर एट दैट पॉइंट नाउ। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो तारड़ साहब तो का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प जनाब साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, पाकिस्तान पर मेहरबानी तो आपने बता दी कि उसकी वजह, लेकिन ये मोदी साहब तो ट्रम्प को अपना दोस्त करार देते थे, और फिर पिछले दौर में हमने हाउडी मूडीज़ जैसी एक्टिविटीज़ भी देखी, लेकिन अभी वो इंडिया पे इतने बरहम क्यों हैं? उसकी एक सबसे बड़ी फंडामेंटल रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि आज जो रशिया इतने अरसे से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उनका रूबल एक बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी किस तरह बना है, उसके पीछे सिर्फ दो चीजें हैं। एक, जो भारत और चाइना तेल ले रहा है, वो मुसलसल समझते हैं। उसकी मिसाल दूंगा, कल जो अलास्का के अंदर मीटिंग थी, उससे पहले हमारे जो सेक्रेटरी कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये मीटिंग हमारी गलत नहीं कामयाब होती तो हम भारत का टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। तो दर हकीकत उन्हें बाबर हो चुका है कि रशिया और भारत का जो अलायंस है, खासकर तेल लेने की वजह, वो ना सिर्फ तेल लेते रहे हैं
तेल लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो अडानी की है वहां पे उसको रिफाइन करके वो बेचते रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया आज स्ट्रांग है और अमेरिका और दूसरी अग्रेशन कर रहा है यूरोप के खिलाफ। तो एक तो उनके जहन में ये चीज है। दूसरी चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लोग इस वक्त नहीं देख रहे। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप वन वे कह सकते हैं। वन वे से ये मुराद है कि सुबह उठते हैं तो गाजा का बयान दाग देते हैं, शाम को इसराइल के साथ चले जाते हैं, एक तरफ ब्रिक्स में चले जाते हैं, दूसरी तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। रशिया से तेल लेकर वो ख्वाहिश करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी भी उनके तलबे चाटता रहे। तो ये वन वे फॉरेन पॉलिसी, एक तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अमेरिका के लिए। आपने देखा होगा कि अभी एक रिसेंटली हमारे अमेरिकन रिकी गिल उनका नाम है, वो पाकिस्तान भी आए थे, भारत भी गए, तो उन्होंने भी आके इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है कि भारत की पॉलिसी जो है वो अपनी मर्जी की, हर कंट्री के साथ मर्जी की रखना चाहते हैं। दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। आपने देखा होगा ईरान के साथ कैसे चलते रहे हैं, एक तरफ वहां पे चाह बहार बनाई और दूसरा इसराइल को सपोर्ट करते रहे। ईरान के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करते रहे इसराइल को। आपने बनियानुल मरसूस देखा है, 150 से ज्यादा इजरायली भारत के अंदर बैठ के ड्रोन हमले करते रहे पाकिस्तान के ऊपर। तो दर हकीकत वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, खुद अब बंद गली में फंस चुके हैं। दूसरा एक जो सबसे बड़ी एक नफरतों को और मजहब को सियासत में इस्तेमाल करना। आप देख लें इस सब के संधूर जो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है जो कि एक पॉलिटिकल कैंपेन है, प्रोपोगेंडा है। उस बिहार के इलेक्शन है और दूसरा 27 सितंबर आरएसएस की 100 साल तकरीबात हैं। सिर्फ उसकी वजह यह थी कि इस कश्मीर के एक मुद्दे को दोबारा, और आपने देखा होगा हर 2-3 साल बाद कोई ऐसा वाकया करते हैं जिसकी वजह से उनको खुद शर्मिंदगी होती है। अब मैं उसकी दूसरी मिसाल देना चाहूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करने की एक मिसाल, उनके एयर मार्शल ने इस वाकये के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद कह दिया है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा को खुद बताया है कि हम तैयार हैं किसी थर्ड पार्टी इंटरनेशनल जो पावर है, किसी सुपर पावर से तैयारों की गिनती करवा लें। लेकिन जब इस तरह की बातें भारत करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब उन पे एतमाद करने से, उनकी बातों पे यकीन करने से गुरेजा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत जो है उनको मैं बल्कि यहां तक कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुके हैं भारत के अंदर, सिर्फ इन्हीं हरकत की वजह से। अब 1 घंटा 40 मिनट का जो उनका खिताब है कल लाल किला के ऊपर जो उन्होंने किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के पानी रोकने की फिर उन्होंने अयादा किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक उनको हर चीज दे आर फेसिंग अ टफ टाइम ऑन इंटरनेशनल लेवल। इस वक्त अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में उनको नाकामी है, लोगों को इत्मीनान में लेने पे बड़ी सुपर पावर्स जो हैं उन पे यकीन करने से कासर हैं। और मैं ये समझता हूँ, आज फख्र से ये कहूंगा कि टेम्पा में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा है अगर इन्होंने डैम बनाने हैं तो सज शौक बनाए, लेकिन हम 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला इनके हाथों में नहीं देंगे। हम 10 मिसाइल मारेंगे और उस डैम को उड़ाएंगे, जिसके बारे में इन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल इज डिटरमिन्ड टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़। अच्छा तारन साहब, ये जो अभी ट्रम्प साहब ने इंडिया से मुतालिक जो लाइन ले रखी है, तो हम तो सुनते थे कि जी अमेरिका के अंदर इंडिया की इतनी लॉबी है, इतने सेनेटर्स हैं, इतने उनके ग्रुप्स हैं, तो वो कोई असर नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखें, मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर 5 कांग्रेसमैन भारतीय डिसेंट के हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे 20-25% जितने सीईओज हैं बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी को सारे भारतीय हैं। इस वक्त जो मैग्निफिसेंट 7 जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, 5 के सीईओज जो है वो भारतीय हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सारी चीजें स्ट्रांग हैं, लेकिन एक बंदा ऊपर बैठ के उनको अपनी मनमानी कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मेरे ख्याल में एक बंदे की गलत पॉलिसीज जो हैं वो हर चीज को जीरो कर रही हैं, हर चीज को माइनस कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत, उनकी डेडिकेशन
दैट इज ऑन द पीक एट द सेम टाइम। हर चीज के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट, हर चीज के अंदर हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। और जिस तरीके से मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी आवाज में धमक सुनी कि कितने डिटरमेंट हैं फॉर पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान पे चप्पे चप्पे के लिए। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ब्रसल्स में उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि 6 मेजर हमारे और 50 से ज्यादा जवान उससे 1-2 दिन पहले हुए थे। तो मैंने उनकी आवाज के अंदर दर्द देखा है। तो मेरे ख्याल में इट वॉज नीडेड इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप मिले जो पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का ख्वाब रखती हो, ख्वाहिश रखती हो। और वो मैं समझता हूँ इट्स प्राइसलेस। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ दोबारा कोई मामलात सेट होने का इम्कान है अमेरिका का? देखिए, यहाँ पे 25-26 तारीख को अमेरिकन एक टीम टैरिफ के हवाले से भारत जा रही है उसको नेगोशिएट करने के लिए। अब उसमें वो कितने कामयाब होते हैं, इसमें देखने वाले, इसमें बड़ी टफ चीजें हैं। भारत अपनी मनमानियों से, गलत पॉलिसीज की वजह से बंद गली में आ चुका है। उनके जो डेरी उनके फार्म्स हैं, दे आर ऑन द लाइन। फार्मास्यूटिकल इज ऑन द लाइन, फार्मर्स ऑन द लाइन। उनकी हर चीज इस वक्त हिट लिस्ट पे जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि अपनी मनमानी करना, डोनाल्ड ट्रंप को बार बार स्नब करना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर नहीं कराया, हमने खुद किया है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हम चाइना के पास चले जाएंगे, हम रशिया के पास चले जाएंगे। तो दर हकीकत जब आप यूनिलैटरल चीजों में बिलीव ना करें, जब आप ये गलत फहमी में चले जाएं कि वी आर विश्व गुरु हैं, दुनिया हमारे पीछे चलती है। मैं कई दफा इस बात का इजहार कर चुका हूं कि आपकी लार्जर पॉपुलेशन, आपकी नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की वजह से बड़ी इकानमी का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ सुपर पावर। यू आर स्टिल नॉट चाइना, यू आर स्टिल नॉट रशिया, यू आर स्टिल नॉट अमेरिका। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि इस चीज का इसकी क्या वजह है कि ये इंडिया तस्लीम नहीं कर रहा? मसलन ये तो हर किसी को पता है कि ट्रंप ने सीज़ फायर कराया था और पाकिस्तान खुल के उसका इजहार भी कर रहे हैं। तो इंडिया को इस एतराफ़ में क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल सबसे बड़ी बिहार का इलेक्शन है, और उसके बाद 27 सितंबर को जो आरएसएस का जलसा है, जो उनकी एनिवर्सरी है, सिर्फ सर ये वजूहत है। और उनकी इस वक्त भारत की जो आर्मी है वो खुद इस चीज का इजहार कर चुकी है कि हमें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये उनका ये सदूर है, पहले आपने देखा होगा उनके जो मिलिट्री अटैची हैं वो इजहार कर चुके हैं। आप हालात देखें किस तरीके से फौजिया कुरैशी को पहले स्टेज पे लाया गया कि वो सर्विंग कर्नल है आर्मी के अंदर, उनका वालिद जो वो भी आर्मी के अंदर है। और फिर किस तरह बीजेपी का एक सियासतदान उठता है और वो कहता है कि फौजिया कुरैशी ये टेररिस्टों की कजन है। तो देखें, अब जरा इस मामले को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से मजहब को, आपकी नेशनैलिटी को, पाकिस्तान को सियासत में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल में अब वो सारी चीजें उनको बैकफायर कर रही हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं तो डोमेस्टिक फ्रंट पे तो उनको कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा? नहीं, देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो अपनी पॉपुलैरिटी उनकी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ही इज डिटरमिन्ड कि उन्होंने इस 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ा मैंडेट डिलीवर करना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत के हालात वो नहीं हैं साफी साहब जो कभी थे। यहाँ भी इलेक्शन रिग होते हैं। मैं इसके एक जवाब बल्कि देना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते थे कि मेरी सपोर्ट इज टू बिग टू रिग, इतनी ज्यादा है कि रिग करना पॉसिबल नहीं है। 7 स्विंग स्टेटें थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी मैंडेट दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। मैंडेट के अंदर डिफेंस था, मैंडेट के अंदर इन्फ्लेशन था, बॉर्डर कंट्रोल था, क्राइम को कंट्रोल करना है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो वॉशिंगटन डीसी को फेडरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अवाम आज भी उनके साथ है और वो ये 4 साल डिलीवर करेंगे और इसी की बेस पे आगे रिपब्लिकन मजीद टाइम गेन करके जो अमेरिकन सियासत का पेंडुलम है, जो 8 साल डेमोक्रेट 8 साल रिपब्लिकन, तो वो जो बैलेंस होता है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, जो कि सरबराह है अमेरिकन मुस्लिम पार्टी ट्रंप के। साजिद तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब नोबेल प्राइज़ के भी ख्वाहिशमंद है, तो आपको क्या लगता है कि ये उनको मिल जाएगा? क्योंकि इज़राइल और यूक्रेन के महाज पे तो अभी तक वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके।
देखें, इसमें सलीम साफी साहब उनको मिलेगा, डेफिनेटली मैं खुद होपफुल हूं, वो डिजर्व करते हैं। इतनी आज जितनी भी जंगें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट की हैं, और जब से वो व्हाइट हाउस में आए हैं मुसलसल इन जंगों के ऊपर काम कर रहे हैं, मुसलसल नॉन स्टॉप। आप स्टीव विटकॉफ के दौरे देख लें जो उनके इस वक्त उनके एडवॉय हैं, उसके बाद आप उन खुद के दौरे देख रहे हैं। आजकल यहां वॉशिंगटन डीसी में बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फलस्तीन जाएंगे, उस रीजन में जाएंगे, पहले वो इजराइल जाएंगे। पहले उन्होंने अवॉइड किया था इस चीज को, इस वक्त उनके उनके रेडार पर ये सारी चीजें मौजूद हैं। नॉन स्टॉप जंगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की आप देख लें सीज फायर, उसके बाद उस कंबोडिया और थाईलैंड के हालात देख लें। अफ्रीका के अंदर कई वो जंगें रोकने में कामयाब रहे हैं। चाइना और रशिया के साथ जो डायरेक्ट डायलिंग करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं उनसे दूर से, इट्स नॉट इट्स अनट्रेडिशनल, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज, और उनको मिलेगा। लेकिन यूक्रेन के मसले पे अभी दोनों सरबराहों की जो मीटिंग हुई उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस तो नहीं हुई, तो आपको लगता है कि वो कोई फ्यूचर में यूक्रेन के मसले को हल कर सकेंगे? डेफिनेटली मैं समझता हूं, मैंने बड़ा केयरफुली जब वो तैयारी में जा रहे थे अलास्का, उनका जो इंटरव्यू था उसको मैंने बड़े एहतियात के साथ सुना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। अलास्का अगर इससे पूरी उम्मीद ना होते तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये मुलाकात करनी ही नहीं थी। मेरे ख्याल में इससे काफी अचीवमेंट है। ये डील नहीं है लेकिन डील की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजहार किया था कि अगर इसमें उम्मीद ना हुई तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग की उम्मीद की जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने उनको मास्को आने की दावत दी, जो उन्होंने एक्सेप्ट की है। इसके बारे में मेरे ख्याल में अब वो नेटो के जो अपने एलाइज हैं उनको और यूक्रेनियन सदर उनको एतमाद में लेंगे, और मैं बड़ा पॉजिटिव हूं कि ये होगा, क्योंकि अब वो एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं। और उन्होंने त्यारे में बैठ के जो रशिया की पहली कंडीशन थी वो ऑलमोस्ट उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब इजहार कर चुके हैं कि वहां पे रशिया ने जो इलाके कब्जे में किए हैं वो उनको रख सकता है। तो मेरे ख्याल में पहले ही इस चीज का मूड बनाया जा रहा है, कंडीशंस डिस्कस की जा रही हैं। दे आर वेरी क्लोज टू द डील। मैं समझता हूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर यूक्रेन का डील का ऐलान होगा और उसके बाद गाजा की बारी होगी। और मेरे ख्याल में आप ये दोनों चीजों के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, ये खुशखबरी आएगी और पाकिस्तान विल राइज विद अमेरिका एट द सेम। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब चाहते हैं तो क्या नेटो और खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस पे आमादा हो जाएंगे? देखिए, उनके पास क्या चॉइस क्या मौजूद है। अगर देखा जाए तो यूरोप अपनी डिफेंस करने से कासर है। उनके हालात देख लें आप, ना उनकी इकॉनमीज हैं, ना उनके पास आर्मी है। प्रेसिडेंट यूनास्की ने बहुत पैसा बना लिया है। मैं हमेशा कहता रहा हूं यूक्रेन वार एक करप्शन की एटीएम मशीन है। प्रेसिडेंट यूनास्की और यूक्रेनियन जितनी आर्मी के जनरल्स थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे, और जो सारा पैसा वो दुबई और अबू धाबी और दूसरे मुल्कों में, लंदन में पड़ा है। मेरे ख्याल में अनफ इज अनफ। इस वक्त अमेरिका ने बंद कर दी सपोर्ट। अमेरिका बल्कि 2 लाख यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने यहां पे बुलाए थे उनको डिपोर्ट करने का सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप विल बी अमेरिका के बगैर मेरे ख्याल में यूरोप और यूक्रेन का कोई फ्यूचर नहीं है। दे वोंट हैव एनी चॉइस। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो गज़ा में हो रहा है और बिल्कुल इंसानी नस्लकुशी है, तो वही नेतन्याहू वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीबी दोस्त भी हैं, तो इसके होते हुए क्या वो नोबेल प्राइज़ के मुस्तहिक करार पाएंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, गाजा के अंदर इस वक्त 21वीं सेंचुरी 2025 में बदतरीन मिसाल है इंसानियत की, जेनोसाइड की। बल्कि मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा कि हम मुसलमानों की सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, और हम किसी भी पॉइंट पे इकट्ठे होकर उन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। मैं खुद शर्मिंदा हूं जो कुछ हो रहा है वहां पर। दूसरा, अब मैं बात करना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब की और प्रेसिडेंट नेतन्याहू की रिलेशनशिप। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, खट्टे मीठे रिलेशनशिप हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज प्रेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन और खुद वो नहीं चाहते जो हो रहा है इस वक्त गाजा के अंदर। लेकिन अमेरिका के अंदर देखा जाए तो किसी भी सदर के पास यहूदी लॉबी के बगैर कोई चॉइस नहीं। आप अगर देखें, अगर टेक्निकल तरीके से देखें, अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए जितनी यहूदी साइंटिस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाए गए थे उनकी अचीवमेंट्स देख लें।
फिर उनकी आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे ग्रिप देख लें। मैं आज भी मुस्लिम उम्मा को मैं ब्लेम करना चाहूंगा कि जितने भी आईटी के स्टार्टअप शुरू होते हैं वो इजराइल से क्यों शुरू होते हैं। 9 मिलियन यहूदी और तकरीबन इजरायली और 1.7 मिलियन पॉपुलेशन ज्यूज की पूरी दुनिया को किस तरीके से हास्टेज बना के बैठे हैं। मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है। हर दूसरा जो भी, हर नॉन ज्यू जो भी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है उसको सोचना होगा, सोचना चाहिए कि व्हाट इज आवर फ्यूचर। हमें इंग्लिश और मैथ, मैं साफी साहब मिन्नतें करता रहा हूं, आज भी करता हूं पाकिस्तानियों के लिए कि खुदारा बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं, खुदारा इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर आए, इनको तैयार करें कि किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान के को सर्व करना है, अपने मुस्तकबिल को किस तरह सर्व करना है। लेकिन ये जो इतनी मजबूत लॉबी है, ये लॉबी क्या उनको इसकी इजाज़त देगी कि वो नेतन्याहू को जंगबंदी या किसी हाल पे मजबूर कर लें? मैं बहुत पुरुमीद हूं। देख, मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा। वाहिद सदर हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अनट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सदर हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि उन्होंने डायरेक्ट हूतीज के साथ भी डील किया है इजराइल की मर्जी के बगैर। उन्होंने डायरेक्ट हमास से डील करके अमेरिकन हॉस्टेज भी छुड़ाए हैं इजराइल की मर्जी के खिलाफ। उन्होंने सीरिया के अंदर इजराइल की मर्जी के खिलाफ रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि वो नेतन्याहू के ऊपर भी प्रेशर डालकर गाजा के बारे में किसी न किसी डील के मौके पर पहुंच सकेंगे। मेरे ख्याल में इजराइल के पास भी कोई चॉइस नहीं है। जब अमेरिका अपना असला देना बंद करेगा तो इजराइल हैज टू थिंक अबाउट इट, हैज टू लिसन। बल्कि ईरान के हवाले से भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल की मर्जी के बगैर कई स्टेप्स उठाए हैं, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते थे। जो बाइडन जैसे, बराक ओबामा जैसे ऐसे जो कमजोर फॉरेन पॉलिसीज और कमजोर सदूर थे, वो इस तरह करने की सलाहियत नहीं रखते थे। अच्छा, ये जंगबंदी पाकिस्तान और इंडिया की डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है, तो इंडिया अगर दोबारा इस तरह की कोई हमाकत करता है तो डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में आएंगे? डेफिनेटली। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप दे आर टचिंग द रूफ। और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब का सेंटकॉम का जो दौरा रिसेंट था, इंतहाई कामयाब था। नए आर्मी जनरल जिन्होंने कमांड हासिल की है, जनरल कूपर, उनसे उनकी मुलाकातें और जो रिलेशनशिप आपने देखा होगा किस तरीके से जो जाने वाले, रिटायर होने वाले जनरल खुरेला पाकिस्तान आए, उनका वहां पे आना, उनके वहां पे दूसरे स्टेटों के साथ आपने देखा जिस तरह अजरबैजान, दूसरे जो स्टेटें थी उनके साथ आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें। तो इट्स रिमार्केबल। मैं समझता हूं कि आप एलाइज हैं इस वक्त, और आप आज भी आपका स्टेटो नॉन नेटो एलाई वो स्टेटस मौजूद है। दूसरा, मैं बड़ा पुरुमीद हूं अगला, और हमारे ना सिर्फ आर्मी चीफ साहब ने डायस्पोरा को बताया है, ISPR ने इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को और न्यूयॉर्क टाइम्स को कि अब बॉर्डर के ऊपर हम पटाखे नहीं चलाएंगे, हम वहां से शुरू करेंगे जहां से चीखें निकलेंगी, जहां अडानी अंबानी के भारत के अंदर एसेट्स मौजूद हैं, जहां इकॉनमी की तकलीफ होगी, हम वहां से शुरू करेंगे। अपनी मर्जी के महाज से जंग शुरू की जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि दोबारा भारत इस चीज की जुर्रत नहीं करेगा, बिकॉज फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज ऑन द चेयर, ऑन द स्टीयरिंग। और मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया है, जंगें हथियारों से नहीं जज्बों से होती हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब पुरअज़म हैं, जिस लहजे में वो पाकिस्तान के डिफेंस की बात करते हैं, मैं ये नहीं समझता कि किसी भी को जुर्रत होगी। बल्कि ना सिर्फ भारत, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, उसको भी सोचना होगा कि किस तरीके से TTP को सपोर्ट करना है। इट इज नॉट द ओल्ड गेम, इट्स अ न्यू शेरिफ इन द टाउन। मैंने बल्कि टैंपा के अंदर जो अपनी स्पीच शुरू की थी वो यहीं से शुरू की थी। मैंने कहा था मुख्तारिया गल वध गई, और वाकई गल वध गई है इस वक्त। अच्छा, देखिए, ये जो कश्मीर का मसला है, यही दुनिया के दरमियान एक एटमी जंग का फ्लैश पॉइंट है, और ख़ुद पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जिक्र भी किया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब कश्मीर के तनाज़ा के हल करने के लिए कोई कोशिश भी करेंगे? डेफिनेटली। मैं समझता हूं, देखिए, इसमें 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। जिस बंद गली में आज भारत पहुंच चुका है, उसकी एक की चीज ये भी थी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा से वापस जा रहे थे, जब हमारे फील्ड मार्शल साहब वाशिंगटन DC के अंदर मौजूद थे,
टेलीफोनिक कॉल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी साहब से की थी और उनको दावत दी थी कि आप वॉशिंगटन डीसी में आए और सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल साहब से टेबल पर बैठ के बात की जाए, जिसपे मोदी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज से ना सिर्फ उसको डिनाई किया बल्कि वो कोशिश करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कन्विंस किया जाए कि वो ये मीटिंग ना करें। तो ये बड़ा इसको बुरा मनाया गया अमेरिका के अंदर कि हु आर यू टू डिक्टेट डोनाल्ड ट्रंप। और उसमें जो अर्ज करना चाहूंगा कश्मीर के हवाले से, जो सीज फायर किया गया था उसकी कंडीशन थी कि हम टेबल पर बैठेंगे और कश्मीर से हमारा डायलॉग कश्मीर से शुरू होगा। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब इन दो पार्टीज को टेबल पर लेकर आएंगे, ही विल स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर। हमारे आर्मी चीफ साहब बार बार ये कह चुके हैं डायस्पोरा के सामने, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हम कभी भी उसको नहीं, किसी हालत में भी उस पर सौदा नहीं करेंगे, उसको निगोशिएट नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा पॉइंट अर्ज करना चाहूंगा कि टेम्पा की स्पीच के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ये कैसी जमहूरियत है कि कश्मीर के शहरियों को अपने हक के खुद इरादियत नहीं देते। तो मेरे ख्याल में जो हमारे फील्ड मार्शल साहब इज वेरी पैशनेट अबाउट कश्मीर, और जब भी टेबल पर बैठेंगे भारत के साथ कश्मीर से बात शुरू होगी। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारड़ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए।